हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं जॉर्ज आर मार्टिन की मशहूर किताब ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पहले भाग ए गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 62। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे टिरियन लैनिस्टर एक भीषण और खूनी जंग के बीच मौत और जीत दोनों का सामना करता है। यहाँ होंगे उफनते युद्ध के मैदान, बिखरे हुए शव, राजनीति के खेल और पिता पुत्र के बीच का तीखा संवाद। और साथ ही हम जानेंगे कि स्टॉक्स और लैनिस्टर के बीच की इस चाल में असली विजेता कौन साबित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 62। एक पहाड़ी पर जो किंग्स रोड को देख रही थी, खुरदरे पाइन की लकड़ी का एक लंबा तख्तीदार मेज एल्म के पेड़ के नीचे लगाया गया था, जिस पर सुनहरे रंग का कपड़ा बिछा था। वहीं अपने शाही तंबू के पास लॉर्ड टाइविन अपने प्रमुख शूरवीरों और वफादार सरदारों के साथ शाम का भोजन कर रहे थे। ऊपर ऊंचे डंडे पर उनका बड़ा लाल सुनहरा झंडा हवा में लहरा रहा था। टिरियन देर से पहुंचा, काठी से बदन दुखता हुआ और मूड में खट्टापन लिए हुए, और पूरी तरह जानता था कि पहाड़ी पर अपने पिताजी की ओर लहराते हुए जाते समय वह कैसा मजाकिया लग रहा होगा। दिन की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद वह सोच रहा था कि आज रात वह अच्छी खासी शराब पिएगा। सांझ ढल चुकी थी और हवा में जुगनुओं की टिमटिमाहट नाच रही थी। रसोइये मांस परोस रहे थे, 5 भुने हुए दूध मुँहे सुअर जिनकी खाल सुनहरी होकर चटक रही थी, और हर एक के मुंह में अलग अलग फल दबा था। उसकी खुशबू से टिरियन के मुंह में पानी भर आया। क्षमा करें, उसने कहा, बेंच पर अपने चाचा के पास बैठते हुए। शायद मुझे तुम्हें हमारे मृतकों को दफनाने का काम सौंपना चाहिए, टिरियन, लॉर्ड टाइविन ने कहा। अगर तुम युद्ध में भी उतने ही देर से पहुंचते हो जितने खाने की मेज पर, तो जब तक तुम आओगे लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। ओह पिताजी, आपके लिए तो मैं 2-4 किसानों को बचा ही सकता हूँ, टिरियन ने हंसकर कहा। बहुत ज्यादा नहीं, मैं लालची नहीं बनना चाहता। उसने अपने प्याले में शराब भरी और देखा कि एक सेवक सुअर का मांस काट रहा था। चाकू के नीचे उसकी खाल खड़खड़ा उठी और गर्म रस बहने लगा। यह नजारा उसे बहुत दिनों में सबसे सुंदर लगा। सर एडम के सवारों का कहना है कि स्टार्क का लश्कर ट्विंस से दक्षिण की ओर बढ़ चुका है, उसके पिताजी ने कहा, जैसे ही उसकी थाली में सुअर का मांस रखा गया। लॉर्ड फ्रे की फौजें भी उनके साथ जुड़ गई हैं। वे हमसे 1 दिन की दूरी पर होंगे। कृपया पिताजी, टिरियन ने कहा, मैं खाने ही वाला हूं। क्या स्टार्क लड़के का सामना करने का विचार तुम्हें डराता है, टिरियन? तुम्हारा भाई जेमी तो उससे भिड़ने को बेताब होगा। मैं तो इस सुअर से भिड़ना पसंद करूंगा। रॉब स्टार्क आधा भी इतना नरम नहीं है और उसकी खुशबू भी उतनी अच्छी नहीं। लॉर्ड लेफर्ड, जो राशन और सामान के जिम्मेदार थे, आगे झुके। उम्मीद है तुम्हारे जंगली भी तुम्हारी तरह डरपोक नहीं होंगे, वरना हमने उन पर बेकार इस्पात बर्बाद किया है। मेरे जंगली आपके इस्पात का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, मेरे स्वामी, टिरियन ने कहा। जब उसने लेफर्ड से 300 आदमियों के लिए हथियार और कवच मांगा था, जिन्हें उल्फ पहाड़ों से लेकर आया था, तो ऐसा लगा मानो उसने उनसे उनकी कुंवारी बेटियां मांग ली हों। लॉर्ड लेफर्ड ने त्योरियां चढ़ाई। आज मैंने उस बड़े रोएंदार को देखा जो जिद कर रहा था कि उसे 2 भारी काले इस्पात के दोहरे हंसिए वाले युद्ध कुल्हाड़े चाहिए। शैगा दोनों हाथों से मारना पसंद करता है, टिरियन ने कहा, जब उसकी थाली में गर्म गर्म सुअर का मांस रखा गया। लेकिन उसके पीठ पर अभी भी उसका लकड़ी का कुल्हाड़ा बंधा था। शैगा का मानना है कि 2 से बेहतर 3 कुल्हाड़े होते हैं। टिरियन ने चुटकी भर नमक उठाकर अपने मांस पर छिड़का। सर केविन आगे झुके। हमने सोचा है कि जब युद्ध होगा तो तुम्हें और तुम्हारे जंगली आदमियों को सबसे आगे रखा जाए। सर केविन के विचार अक्सर लॉर्ड टाइविन के ही होते थे। टिरियन ने अपने खंजर की नोक पर मांस का टुकड़ा लगाया और मुंह तक लाया, फिर रोक दिया।
सबसे आगे उसने शक से दोहराया। या तो उसके पिताजी को अचानक उसकी काबिलियत पर भरोसा हो गया था, या फिर वे उससे छुटकारा पाने का तरीका ढूंढ रहे थे। टीरियन को शक था कि सच्चाई दूसरा विकल्प है। वे काफी उग्र लगते हैं, सर केविन ने कहा। उग्र? टीरियन ने तोते की तरह दोहराया। उसके पिताजी उसे ध्यान से देख रहे थे, हर शब्द तौल रहे थे। आपको बताता हूं कि वे कितने उग्र हैं। कल रात एक मून ब्रदर ने एक स्टोन क्रो को सिर्फ एक सॉसेज के लिए छुरा घोंप दिया। तो आज जब हमने डेरा डाला, 3 स्टोन क्रोज ने उस आदमी को पकड़कर उसका गला काट दिया। शायद उन्हें लगा कि सॉसेज वापस मिल जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता। ब्रॉन ने किसी तरह शैगा को मरे हुए आदमी का मर्दानापन काटने से रोका। ये अच्छी बात रही, लेकिन फिर भी उल्फ खून की कीमत मांग रहा है, जो कौन और शैगा देने से इनकार कर रहे हैं। जब सिपाहियों में अनुशासन की कमी होती है, तो गलती उनके कमांडर की होती है, उसके पिताजी ने कहा। जैमी में हमेशा यह हुनर था कि लोग उसके लिए खुशी खुशी लड़े और मरे भी। टीरियन के पास वह हुनर नहीं था। वह वफादारी सोने से खरीदता था और नाम के बल पर आज्ञा मनवाता था। आप कहना चाहते हैं कि एक बड़ा आदमी उनमें डर बैठा देता? लॉर्ड टाइविन ने अपने भाई से कहा, अगर मेरे बेटे के आदमी उसकी बात नहीं मानते, तो शायद अग्रिम मोर्चा उसके लिए सही जगह नहीं है। उसे पीछे सामान की रखवाली में ज्यादा सुविधा होगी। मेरे साथ कोई रहम मत कीजिए, पिताजी, टीरियन ने गुस्से से कहा। अगर मेरे लिए और कोई काम नहीं है, तो मैं ही अग्रिम मोर्चे का नेतृत्व करूंगा। लॉर्ड टाइविन ने अपने बौने बेटे को गौर से देखा। मैंने नेतृत्व की बात नहीं की थी। तुम सर ग्रेगर के अधीन रहोगे। टीरियन ने एक कौरमास खाया, कुछ पल चबाया, फिर गुस्से में थूक दिया। अब मुझे भूख नहीं है, वह बेंच से अजीब तरीके से उतरते हुए बोला। माफ कीजिए, मेरे स्वामियों। लॉर्ड टाइविन ने सिर हिलाकर उसे जाने की इजाजत दी। टीरियन मुड़कर चल पड़ा, पीठ पर उनकी निगाहों का बोझ महसूस करते हुए। उसके पीछे से जोरदार ठहाके गूंजे, पर उसने पलटकर नहीं देखा। उसने मन ही मन सोचा, काश वे सब अपने सुअर के मांस में ही घुट जाए। सांझ पूरी तरह उतर आई थी, सभी झंडे काले हो गए थे। लैनिस्टर का शिविर नदी और किंग्स रोड के बीच मीलों तक फैला था। घोड़ों, आदमियों और पेड़ों के बीच रास्ता भूलना आसान था, और टीरियन भूल भी गया। वह दर्जनों बड़े तंबुओं और 100 से ज्यादा रसोई की आग के पास से गुजरा। जुगनू टिमटिमाते हुए तंबुओं के बीच ऐसे उड़ रहे थे जैसे भटके हुए तारे। कहीं पास से लहसुन सॉसेज की मसालेदार खुशबू आई, जिससे उसका खाली पेट गुर्राने लगा। दूर से कोई अश्लील गीत गाते हुए आवाजें सुनाई दी। एक हंसती हुई औरत, जो गहरे चोगे के नीचे नग्न थी, उसके सामने से भागी, और उसका नशे में धुत पीछा करने वाला आदमी पेड़ों की जड़ों में ठोकर खा रहा था। थोड़ा आगे 2 भालेधारी एक पतली सी धारा के आर पार खड़े, मध्यम रोशनी में थ्रस्ट और पैरी का अभ्यास कर रहे थे। उनके नंगे सीने पसीने से चमक रहे थे। कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था, कोई उससे बात नहीं कर रहा था, कोई उसे नोटिस भी नहीं कर रहा था। 20,000 लैनिस्टर सैनिकों के इस विशाल शिविर में वह बिल्कुल अकेला था। तभी उसे अंधेरे में शैगा की गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करता हुआ स्टोन क्रोज के हिस्से में पहुंचा। कौन? कोराट का बेटा, एले का मग लहराते हुए बोला, टीरियन हफमैन। आओ, हमारी आग के पास बैठो, मांस खाओ। हमारे पास एक बैल है। मैं देख सकता हूं। कौन? कोराट के बेटे। लाल रंग का विशाल शव एक आग के ऊपर लटका था, एक ऐसे सींग पर जो किसी छोटे पेड़ के बराबर थी, शायद सच में छोटा पेड़ ही था। खून और चिकनाई आग में टपक रही थी, जबकि 2 स्टोन क्रोज मांस को घुमा रहे थे। धन्यवाद, लेकिन जब बैल पक जाए तब मुझे बुला लेना। उसके अंदाज से लगता था कि यह युद्ध से पहले ही हो जाएगा। वह आगे बढ़ गया। हर कबीले का अपना अलग चूल्हा था,
ब्लैक ईयर्स स्टोन क्रोज के साथ नहीं खाते थे, स्टोन क्रोज मून ब्रदर्स के साथ नहीं खाते थे और कोई भी बर्न्ड मैन के साथ नहीं खाता था। लॉर्ड लेफर्ड के भंडार से बड़ी मुश्किल से निकाला हुआ साधारण सा तंबू उसने चारों चूल्हों के बीच में लगवा रखा था। टिरियन ने देखा ब्रॉन नए नौकरों के साथ शराब की मशक बांट रहा था। लॉर्ड टाइविन ने उसकी देखभाल के लिए एक अस्तबल का नौकर और एक निजी सेवक भेजा था, यहां तक कि एक स्क्वायर भी दे दिया था। वे सब एक छोटे से चूल्हे की बुझी आग के पास बैठे थे। उनके साथ एक लड़की भी थी, पतली, काले बालों वाली, देखने में 18 से ज्यादा की नहीं। टिरियन ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर राख में मछली की हड्डियां देख ली। क्या खाया था? उसने पूछा। ट्राउट, मालिक, उसके अस्तबल वाले ने कहा। ब्रॉन ने पकड़ी थी। ट्राउट, उसने सोचा। दूध पीता सुअर का बच्चा। धिक्कार है पिताजी को। वह हड्डियों को उदासी से देखता रहा, पेट में गुर्राहट उठी। उसका स्क्वायर, जिसका दुर्भाग्यपूर्ण नाम पॉड्रिक पेन था, कुछ कहने ही वाला था कि निगल गया। वह लड़का राजा के जल्लाद सर इलिन पेन का दूर का रिश्तेदार था और लगभग उतना ही चुप, हालांकि जुबान की कमी से नहीं। टिरियन ने एक बार उससे कहलवाया था कि जीभ दिखाओ, बस पक्का करने के लिए। हाँ, जीभ तो है, उसने कहा था। कभी इसका इस्तेमाल करना भी सीख लेना। अभी उसके पास धैर्य नहीं था कि लड़के से कोई जवाब खींचे, जिसे वह संदेह करता था कि उसे तंग करने के लिए थोप दिया गया है। उसने फिर लड़की पर ध्यान किया। यही है वो? उसने ब्रॉन से पूछा। वह नरमी से उठी और उस पर 5 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई से नजर डाली। हाँ मालिक, और अगर आपको मंजूर हो तो मैं खुद भी बोल सकती हूं। उसने सिर को एक तरफ झुकाया। मैं हूं टिरियन, लैनिस्टर खानदान से। लोग मुझे इम्प कहते हैं। मां ने मेरा नाम शाय रखा था और लोग मुझे अक्सर बुलाते हैं। ब्रॉन हंसा और टिरियन भी मुस्कुराए बिना न रह सका। तंबू के अंदर आइए, शाय, अगर मेहरबानी हो। उसने कपड़े का फटाका उठाया और उसके लिए थामा। अंदर आकर उसने मोमबत्ती जलाई। सिपाही की जिंदगी में कुछ सुख भी होते हैं। जहां भी पड़ाव हो, वहां पीछे पीछे आने वाले भी होते हैं। दिन की यात्रा खत्म होने पर टिरियन ने ब्रॉन को कहा था कि मेरे लिए कोई ठीक ठाक औरत ले आओ। उम्र में कम हो, शक्ल सूरत जितनी अच्छी मिल सके उतनी। अगर इस साल नहाई हो तो अच्छा, नहीं तो नहला देना। उसे बता देना मैं कौन हूं और सावधान कर देना कि मैं कैसा हूं। जैक ऐसा करने में हमेशा सावधानी नहीं बरतता था। वह नजर टिरियन दोबारा नहीं देखना चाहता था, जो औरतों की आंखों में आती थी जब वे पहली बार उसे देखती थी। उसने मोमबत्ती उठाई और उसे गौर से देखा। ब्रॉन ने बुरा चुनाव नहीं किया था। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं, बदन पतला, छोटे लेकिन कसे हुए स्तन और मुस्कान में कभी संकोच, कभी शरारत, तो कभी शैतानी। टिरियन को यह भाया। क्या कपड़ा उतार दूं मालिक? उसने पूछा। समय आने पर। क्या तुम कुंवारी हो, शाय? अगर आपको अच्छा लगे मालिक, उसने मासूमियत से कहा। मुझे तो सच्चाई पसंद आएगी, लड़की। हाँ, लेकिन उसकी कीमत दुगुनी होगी। टिरियन ने सोचा, हम दोनों खूब निभाएंगे। मैं लैनिस्टर हूं। मेरे पास सोना बहुत है और मैं उदार भी हूं। लेकिन मुझसे तुम्हें सिर्फ शरीर की जगह और भी देना होगा, हालांकि शरीर भी चाहिए। मेरे साथ तंबू में रहोगी, शराब पिलाओगी, मेरी बातों पर हंसोगी, सफर के बाद मेरे पैरों की थकान उतारोगी। और जितने दिन हम साथ रहेंगे, किसी और मर्द को अपने बिस्तर में नहीं लाओगी। ठीक है। उसने अपने खुरदरे कपड़े का किनारा पकड़ा और एक ही झटके में ऊपर खींचकर फेंक दिया। अंदर सिर्फ शाय ही थी। अगर मोमबत्ती नीचे नहीं रखी तो मालिक की उंगलियां जल जाएंगी। टिरियन ने मोमबत्ती रखी, उसका हाथ थामा और नरमी से अपनी ओर खींचा।
वह झुककर उसे चूमी। मुंह में शहद और लौंग का स्वाद था और उंगलियां निपुणता से उसके कपड़ों के बांध खोलने लगीं। जब वह उसके भीतर गया तो उसने स्वागत किया, मीठी फुसफुसाहटों और सुख के कांपते आहों के साथ। टिरियन को शक था कि यह आनंद नकली है, मगर वह इतनी अच्छी तरह निभा रही थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने महसूस किया उसे इस लड़की की जरूरत थी या ऐसी किसी की। लगभग 1 साल हो गया था उसे औरत के साथ लेटे हुए विंटरफेल की यात्रा से पहले से। शायद वह कल या परसों मर जाए, और अगर मरे तो वह चाहता था कि उसकी आखिरी याद शाय की हो, न कि पिताजी, लाइसा एरिन या लेडी कैटलिन स्टार्क की। उसका सीना उसके हाथ से लगा हुआ था, अच्छा एहसास था। उसके मन में एक धुन उठी और उसने हल्के से सीटी बजाना शुरू किया। क्या है ये, मालिक? शाय ने नींद में पूछा। कुछ नहीं, उसने कहा। बचपन का एक गीत है। सो जाओ प्यारी। जब उसकी सांसें गहरी और नींद में डूबी हुई हो गई, टिरियन धीरे से खिसककर बाहर आया। नंगा ही स्क्वायर के ऊपर से कदम रखते हुए पीछे जाकर पेशाब करने लगा। ब्रॉन घोड़े बांधने की जगह के पास शाहबलूत के पेड़ के नीचे बैठा तलवार की धार तेज कर रहा था। वह औरों की तरह नहीं सोता था। कहां से मिली? टिरियन ने पूछा। एक नाइट से छीन ली। देने में उसे मन नहीं था, लेकिन तुम्हारा नाम और मेरी छुरी ने उसका मन बदल दिया। वाह, टिरियन ने सूखे स्वर में कहा। मैंने कहा था वेश्या ढूंढो, दुश्मन नहीं। अच्छी शक्ल वाली सब पहले से ले ली गई थी, ब्रॉन ने कहा। चाहो तो लौटा दूं और दांत टूटी कोई ले आऊं। पिताजी होते तो इसे बेहुदगी कहकर तुम्हें खदानों में भेज देते। अच्छा है कि तुम पिताजी नहीं हो, ब्रॉन ने कहा। टिरियन पास आकर बोला, उस नाइट का नाम याद है जिससे छिनी? युद्ध में मैं उसे अपने पास नहीं चाहता। ब्रॉन बिल्ली की फुर्ती से खड़ा हुआ। युद्ध में तुम्हारे पास मैं रहूंगा, बौने। मुझे जिंदा रखना और अपना इनाम मांग लेना। कौन तुम्हें मारना चाहेगा? पिताजी, उदाहरण के लिए। उन्होंने मुझे सबसे आगे रखा है। मैं भी रखता। छोटा आदमी, बड़ा ढाल। तीरंदाजों को परेशान कर दोगे। तुम अजीब तरह से हौसला बढ़ाते हो, टिरियन ने कहा। शायद मैं पागल हूं। निश्चित रूप से। टिरियन तंबू में लौटा तो शाय ने नींद में कहा, जगह और मालिक नहीं थे। मालिक अब आ गए हैं। वह उसके पास लेट गया। उसका हाथ उसकी टांगों के बीच पहुंचा और उसने फुसफुसाया, हाँ, आ गए हैं। बातों के बीच उसने बताया कि वह एक छोटे मोटे सरदार के नौकर से ली गई थी। उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, मालिक। वह छोटा आदमी है। और मैं क्या हूं? दानव? ओह हाँ, वह गुनगुनाई, मेरा लेनिस्टर का दानव। थोड़ी देर के लिए उसने टिरियन को सच में विश्वास दिला दिया। वह मुस्कुराहट के साथ सो गया और तुरहियों की गड़गड़ाहट में जागा। शाय उसका कंधा हिला रही थी। मालिक, जागिए, मैं डर रही हूं। वह नींद में सुस्ताते हुए उठा, चादर हटाई। रात में तुरहिया तेज और बेचैन पुकार रही थी, जल्दी, जल्दी, जल्दी। आवाजों में भाले टकराने की खनखन, घोड़ों की हिनहिनाहट थी, लेकिन अभी लड़ाई की गंध नहीं आई थी। ये पिताजी की तुरहिया है, उसने कहा। युद्ध की तैयारी। मैंने सोचा था स्टार्क अब भी एक दिन दूर है। शाय ने सिर हिलाया, उलझन में। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सफेद हो गई थी। कराहते हुए टिरियन अपने पैरों पर संभलते हुए उठा और बाहर निकलते हुए अपने स्क्वायर को पुकारा। हल्की सी सफेद धुंध रात में तैर रही थी, जैसे नदी से निकलते लंबे सफेद उंगलियां। आदमी और घोड़े सुबह से पहले की ठंड में इधर उधर भाग रहे थे। काठी कसी जा रही थी, गाड़ियां लादी जा रही थीं, अलाव बुझाए जा रहे थे। फिर से तुरहियां बजीं, जल्दी, जल्दी, जल्दी।
शूरवीर अपने फुफकारते घोड़ों पर छलांग लगा रहे थे, जबकि सशस्त्र सैनिक दौड़ते हुए अपनी तलवार की पेटियां कस रहे थे। जब उसने पौड़ को पाया तो लड़का हल्की खर्राटों की आवाज में सो रहा था। टिरियन ने अपने पैर से उसकी पसलियों में जोर से ठोकर मारी। मेरा कवच और फुर्ती दिखाओ, उसने कहा। ब्रॉन धुंध से निकलता आया, पहले से ही कवच पहने, घोड़े पर सवार, अपने पुराने आधे हेलमेट के साथ। पता है क्या हुआ? टिरियन ने उससे पूछा। स्टार्क लड़के ने हम पर चाल चल दी, ब्रॉन ने कहा। वो रात में किंग्स रोड से चुपके से उतरा और अब उसकी फौज यहां से 1 मील से भी कम दूरी पर युद्ध पंक्ति में खड़ी हो रही है। तुरहियां फिर पुकार रही थीं, जल्दी जल्दी जल्दी। देखना, कबीलों के लोग सवारी के लिए तैयार हों, टिरियन ने कहते हुए अपने तंबू में झुककर प्रवेश किया। मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसने शाय पर भौंकते हुए कहा। वो रहे नहीं, चमड़ा वाला, धत तेरे की। हाँ, मेरे बूट ले आओ। जब तक वो कपड़े पहन चुका था, उसका स्क्वायर कवच सजा चुका था, जितना कि हो सकता था। टिरियन के पास एक बेहतरीन भारी प्लेट कवच था, जो उसके टेरेमेडे शरीर के हिसाब से बनाया गया था, मगर अफसोस, वो कैस्टली रॉक में सुरक्षित था और टिरियन वहां नहीं था। उसने लॉर्ड लेफर्ड की गाड़ियों से जो बचा कुचा था, उसी से काम चलाया। जालीदार हॉबर्क और टोपी, एक मरे हुए शूरवीर का गॉर्जेट, लोबस्टरनुमा पिंडली के कवच और दस्ताने, नुकीले स्टील के जूते। कुछ सजावटी थे, कुछ बिल्कुल साधारण। कोई भी हिस्सा दूसरे से मेल नहीं खाता था और न ही ठीक से फिट होता था। उसकी ब्रेस्ट प्लेट किसी बड़े आदमी की थी और उसके बड़े सिर के लिए उन्हें एक विशाल बाल्टी जैसी हेलमेट मिली, जिसके ऊपर 1 फुट लंबा नुकीला कांटा था। शाय पौड़ की मदद कर रही थी बकल और कुंडे लगाने में। अगर मैं मर गया तो मेरे लिए रोना, टिरियन ने वेश्या से कहा। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो मर चुके होगे। मुझे पता चल जाएगा। मुझे यकीन है तुम्हें सच में होगा। शाय ने बड़ी हेलमेट उसके सिर पर उतारी और पौड़ ने उसे गॉर्जेट से बांध दिया। टिरियन ने अपनी कमरबंद बांधी, जिस पर छोटी तलवार और कटार का वजन था। तब तक उसका ग्रीब घोड़ा लाया जा चुका था, एक मजबूत भूरा युद्ध घोड़ा, जो उतने ही कवच में लदा था जितना वो खुद। उसे चढ़ने में मदद चाहिए थी। उसे लगा जैसे उसका वजन 1000 पत्थर का हो। पौड़ ने उसे उसका ढाल थमाया, भारी लोहे की पट्टियों से घिरी लोहे की लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा। आखिर में उसे उसकी युद्ध कुल्हाड़ी दी गई। शाय पीछे हटी और उसे देखती रही। मालिक डरावने लग रहे हैं। मालिक असल में बेमेल कवच पहना एक बौना लग रहा है, टिरियन ने खट्टा सा जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। पॉड्रिक, अगर जंग हमारे खिलाफ गई तो इस महिला को सुरक्षित घर पहुंचा देना। उसने कुल्हाड़ी से सलामी दी, घोड़े को मोड़ा और ट्रॉट में आगे बढ़ गया। उसका पेट सख्त गांठ की तरह बंधा था, इतना कि दर्द हो रहा था। पीछे उसके नौकर जल्दबाजी में तंबू समेटने लगे। पूरब में हल्के लाल उंगलियां फैल गईं, जब सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर आईं। पश्चिम का आकाश गहरे बैंगनी रंग का था, जिसमें तारे जड़े थे। टिरियन सोच रहा था कि क्या यह आखिरी सूर्योदय है जो वह देख रहा है, और क्या ऐसा सोचना कायरता की निशानी है? क्या उसका भाई जेमी भी कभी युद्ध से पहले मौत के बारे में सोचता होगा? दूर कहीं से युद्ध अंगाड़ा बजा, गहरी शोक भरी धुन जो आत्मा को ठंडा कर दे। कबीले के लोग अपने दुबले पतले पहाड़ी घोड़ों पर चढ़ गए, गालियां बकते और भद्दे मजाक करते हुए। कुछ तो नशे में लग रहे थे। उगता सूरज धुंध की लटों को जला रहा था जब टिरियन ने उन्हें आगे बढ़ाया। जो घास घोड़ों ने छोड़ी थी, उस पर ओस इतनी भारी थी जैसे किसी गुजरते देवता ने हीरे की थैली जमीन पर उंडेल दी हो। पहाड़ी लोग अपने अपने सरदारों के पीछे पंक्तिबद्ध हो गए। भोर की रोशनी में लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर की फौज लोहे के गुलाब की तरह खुल रही थी, जिसके कांटे चमक रहे थे।
उसका चाचा केंद्र का नेतृत्व करेगा। सर केविन ने अपना झंडा किंग्स रोड के ऊपर लहरा दिया था। कमर पर तरकश लटकाए पैदल तीरंदाज सड़क के पूर्व और पश्चिम में 3 लंबी कतारों में खड़े थे, शांत भाव से अपने धनुष कसते हुए। उनके बीच भालेधारी चौक बनाकर खड़े थे और उनके पीछे पंक्ति दर पंक्ति हथियारबंद सैनिक भाला, तलवार और कुल्हाड़ी लिए। 300 भारी घुड़सवार सर केविन और लेफ्ड, लिडन और सेरेट जैसे बैनरमैन के चारों ओर थे। दाया मोर्चा पूरा घुड़सवार था, 4000 आदमी भारी कवच में। अधिकतर शूरवीर यही थे, एक विशाल इस्पाती मुट्ठी की तरह। सर एडम मारब्रांड कमान में थे। टिरियन ने उनका झंडा देखा, एक जलता हुआ पेड़, नारंगी और धुएं का। उनके पीछे उड़ रहे थे सर फ्लेमेंट का बैंगनी यूनिकॉर्न, क्रेकहॉल का धब्बेदार जंगली सुअर, स्विफ्ट का बंटम मुर्गा और भी कई। उसके पिताजी ने उसी पहाड़ी पर अपनी जगह ली जहां उन्होंने रात बिताई थी। उनके चारों ओर रिजर्व फौज जमा हुई, आधी घुड़सवार आधी पैदल, 5000 की ताकत। लॉर्ड टाइविन लगभग हमेशा रिजर्व की कमान करते थे, ऊंची जगह से युद्ध देखते और जरूरत पड़ने पर सैनिक भेजते। दूर से भी उसके पिताजी जगमगा रहे थे। टाइविन लैनिस्टर का युद्ध कवच उनके बेटे जेमी के सुनहरी कवच को मात देता था। उनका बड़ा चोगा सोने के कपड़े की असंख्य परतों से सिला था, इतना भारी कि दौड़ते समय भी मुश्किल से हिलता, इतना बड़ा कि काठी पर बैठने पर घोड़े की पिछली देह को ढक लेता। उसे साधारण क्लैप से नहीं बांधा जा सकता था, इसलिए उनके कंधों पर 2 सुनहरी शेरनियां बैठी थी, जैसे छलांग मारने को तैयार हों। उनका नरसिंह साथी, शानदार अयाल वाला, उनके बड़े हेलमेट के ऊपर लेटा था, एक पंजा हवा में उठाए गरजता हुआ। तीनों शेर सोने के बने थे, आंखों में माणिक जड़े हुए। कवच भारी स्टील का था, गहरे लाल रंग में रंगा, पिंडलियों और दस्तानों पर सुनहरे नक्काशीदार काम के साथ। रॉन्डेल सुनहरे सूर्य की किरणों जैसे थे, सभी फास्टनिंग्स पर सोने की परत थी और लाल स्टील इतनी चमकाया गया था कि उगते सूरज में आग जैसा दमक रहा था। अब वह दुश्मन के नगाड़ों की गड़गड़ाहट सुन सकता था। उसे रॉब स्टार्क याद आया, जैसा उसने आखिरी बार उसे देखा था, विंटरफेल के महान कक्ष में, अपने पिता की ऊंची कुर्सी पर, हाथ में नग्न और चमकती तलवार लिए। उसे याद आया कैसे डायर वुल्व्स परछाइयों से निकलकर उस पर झपटे थे और अचानक उसे फिर वही दृश्य दिखने लगा, गुर्राते, दांत दिखाते, उसकी ओर झपटते हुए। क्या वह लड़का अपने भेड़ियों को युद्ध में भी लाएगा? यह सोचकर उसे घबराहट हुई। उत्तरी लोग अपने लंबे, जागते हुए मार्च के बाद थके होंगे। टिरियन सोच रहा था, लड़के ने क्या सोचकर यह कदम उठाया होगा? क्या वह सोचता था कि हमें सोते में पकड़ लेगा? उसकी संभावना कम थी, चाहे जो कहा जाए, टाइविन लैनिस्टर किसी का मूर्ख नहीं था। अग्रिम मोर्चा बाएं पंख पर इकट्ठा हो रहा था। पहले उसने झंडा देखा, पीले मैदान पर 3 काले कुत्ते। सर ग्रेगर उसके नीचे बैठे थे, उस सबसे बड़े घोड़े पर जिसे टिरियन ने कभी देखा था। ब्रॉन ने एक नजर डाली और मुस्कुराया, हमेशा किसी बड़े आदमी के पीछे युद्ध में जाओ। टिरियन ने उसे कड़ी नजर से देखा, और वो क्यों? वे बेहतरीन निशाने बनते हैं। वो वाला, मैदान के हर तीरंदाज की नजर उस पर जाएगी। हंसते हुए टिरियन ने पहाड़ को नए नजरिए से देखा। मानना पड़ेगा, मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा। क्लेगेन में कोई दिखावटी शान नहीं थी, उसका कवच स्टील प्लेट का था, फीका धूसर, इस्तेमाल से दागदार, बिना किसी निशान या सजावट के। वह अपनी तलवार से लोगों को जगह दिखा रहा था, 2 हाथों वाली बड़ी तलवार, जिसे वह एक हाथ से ऐसे घुमा रहा था जैसे कोई छोटा चाकू हो। कोई भागा तो मैं खुद काट डालूंगा, वह दहाड़ रहा था, जब उसकी नजर टिरियन पर पड़ी। बोने, बायां मोर्चा पकड़ो, नदी को संभालो, अगर संभाल सकते हो, बाएं का भी बाया।
स्टार्क को उनका किनारा काटने के लिए ऐसे घोड़े चाहिए जो पानी पर दौड़ सके। टिरियन अपने आदमियों को नदी के किनारे ले गया। देखो, उसने कुल्हाड़ी से इशारा करते हुए चिल्लाया, नदी। पानी की सतह पर अब भी हल्की धुंध की चादर पड़ी थी, नीचे गंदला हरा बहाव घूम रहा था। किनारे की उथल पुथल में कीचड़ और सरकंडे भरे थे। ये नदी हमारी है, चाहे कुछ भी हो, पानी के पास रहना, इसे कभी न छोड़ना। हमारे और नदी के बीच किसी दुश्मन को मत आने देना। अगर वो हमारे पानी को गंदा करें तो उनके मर्दानगी काटकर मछलियों को खिला देना। शागा के दोनों हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उसने उन्हें आपस में जोर से टकराया और उनकी टन-टन गूंज उठी। आधा आदमी, वह दहाड़ा। दूसरे स्टोन क्रोज ने भी यह नारा पकड़ लिया और ब्लैक ईयर्स तथा मून ब्रदर्स ने भी। जले हुए आदमियों ने नारा नहीं लगाया, पर उन्होंने अपनी तलवारें और भाले खनखनाए। आधा आदमी, आधा आदमी, आधा आदमी। टिरियन ने अपने घोड़े को घुमाया ताकि पूरे मैदान पर नजर डाल सके। यहाँ की जमीन ऊबड़-खाबड़ थी, नदी के पास नरम और कीचड़ भरी, फिर धीरे धीरे उठते हुए ढलान पर जाती हुई और किंग्स रोड के उस पार पत्थरों से भरी और टूटी फूटी। कुछ पेड़ पहाड़ियों पर बिखरे थे, लेकिन ज्यादातर जमीन साफ कर खेती के लिए जोती गई थी। उसके सीने में दिल की धड़कन ड्रम की थाप के साथ ताल मिलाने लगी थी और चमड़े और लोहे की परतों के नीचे उसकी पेशानी ठंडी पसीने से भीग गई थी। उसने सर ग्रेगर को देखा, जो पंक्ति के आगे पीछे दौड़ते हुए चिल्ला और इशारे कर रहे थे। यह पंख भी पूरा घुड़सवार था, लेकिन जहां दाहिना हिस्सा लोहे में लिपटे शूरवीरों और भारी भालाधारियों की एक बंधी हुई मुट्ठी जैसा था, वहीं अगला हिस्सा पश्चिम की उखड़ी खिसकी भीड़ का मिश्रण था। चमड़े के कुर्ते पहने हुए घुड़सवार तीरंदाज, बेतरतीब फ्री राइडर और किराए के सिपाही, हल्के घोड़ों पर सवार खेतिहर मजदूर, हाथ में दरांती या अपने बाप की जंग खाई तलवार लिए हुए, और लैनिस्पोर्ट की गलियों से आए आधा सीखे लड़के, और उनके साथ टिरियन और उसके पहाड़ी कबीलों के लोग। कौवे का खाना, ब्रॉन बगल में बड़बड़ाया, वही कहते हुए जो टिरियन ने मन में रखा था। टिरियन बस सिर हिला सका। क्या उसके पिताजी ने अपनी अक्ल खो दी थी? न भाले, न पर्याप्त तीरंदाज, मुश्किल से कुछ ही शूरवीर, बुरी तरह हथियारबंद और बिना कवच वाले लोग, और उन सबका नेता एक बेवकूफ राक्षस जो बस गुस्से में लड़ना जानता था। पिताजी कैसे उम्मीद कर रहे थे कि यह मजाकिया सी टुकड़ी उनका बाया मोर्चा संभाल लेगी? वह कुछ सोच पाता, इससे पहले ही ड्रम इतने पास आ गए कि उनकी थाप उसकी त्वचा के नीचे घुसकर उसके हाथों को थरथरा रही थी। ब्रॉन ने अपनी लंबी तलवार खींची और तभी दुश्मन पहाड़ियों के ऊपर से उमड़ पड़ा, ऊंची ढालों और भालों की दीवार के पीछे नापतोल कर कदम बढ़ाते हुए। देवताओं की कसम, देखो कितने हैं, टिरियन ने सोचा, हालांकि वह जानता था कि उसके पिताजी के पास मैदान में इससे भी ज्यादा लोग हैं। उनके कप्तान बख्तरबंद युद्ध घोड़ों पर आगे बढ़ रहे थे, बगल में झंडावाहक अपने अपने ध्वज लिए हुए। उसे हॉर्नवुड का सांभर, कारस्टार्क का सूरज, लॉर्ड सर्जन का युद्ध कुल्हाड़ा और ग्लोवर्स की लोहे की मुट्ठी दिखी, और फ्रे के नीले भूरे जुड़वा मीनारे। पिताजी की यह पक्की धारणा कि लॉर्ड वाल्डर नहीं हिलेंगे धरी रह गई। हर जगह स्टार्क का सफेद झंडा था, जिस पर दूसर डायरवुल्फ दौड़ते और छलांग लगाते हुए लग रहे थे। लड़का कहाँ है? टिरियन ने सोचा। एक युद्ध भूमपू बजा। हारू, लंबी, ठंडी, उत्तर से आती बर्फीली हवा जैसी आवाज। लैनिस्टर की तुरहिया गूंजी, दाड़ा 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 आ, पीतल सी तेज और चुनौतीपूर्ण, पर टिरियन को वे कुछ छोटी, कुछ घबराई हुई लगी। उसके पेट में एक हलचल सी हुई, अजीब सी मिचली। उसने सोचा, उम्मीद है मैं बीमार होकर नहीं मरूंगा। भूमपुओं की गूंज खत्म होते ही हवा में सरसराहट भर गई। दाहिनी ओर से, जहां तीरंदाज सड़क के किनारे खड़े थे, तीरों की बौछार आकाश में उठी। उत्तरी सैनिक दौड़ पड़े, चिल्लाते हुए,
लेकिन लैनिस्टर के तीर उन पर ओलों की तरह बरसे। सैकड़ों, हजारों तीर और चीखें दर्द की चीखों में बदल गईं। तभी दूसरी बौछार हवा में थी और तीरंदाज तीसरा तीर चढ़ा रहे थे। तुरहिया फिर गूंजी। सर ग्रेगर ने अपनी विशाल तलवार लहराई और आदेश दिया और हजारों आवाजें गरजी। टिरियन ने अपने घोड़े में एड़ी मारी और उस शोर में अपनी आवाज भी मिलाई। नदी, उसने अपने कबीलों वालों को पुकारा। याद रखना, नदी की तरफ रहना। वह आगे था जब तक कि चेला ने खून जमा देने वाली चीख नहीं मारी और उससे आगे निकल गई और शागा गरजता हुआ पीछे पीछे गया। बाकी कबीले वाले भी दौड़ पड़े, टिरियन को पीछे छोड़ते हुए। आगे दुश्मन के भालाधारियों का अर्धचंद्र बना था, दोहरी कतार, स्टील से सजी, कारस्टार्क के सूरज निशान वाली ऊंची ओक की ढालों के पीछे। सबसे पहले ग्रेगर क्लेग ने पहुंचा, अपने बख्तरबंद सिपाहियों के साथ। आधे घोड़े अंतिम पल में डरकर मुड़ गए, बाकी के सीने में भाले धंस गए। टिरियन ने दर्जन भर आदमियों को गिरते देखा। माउंटेन का घोड़ा उछला और एक कांटेदार भाले ने उसकी गर्दन चीर दी। पागल होकर जानवर ने ढाल दीवार तोड़ डाली। उत्तरी सैनिक पीछे हटे और घोड़े के मरने तक क्लेग ने बिना खरोंच के अपनी दोहाती तलवार घुमाता रहा। शागा उस दरार से टूटकर भीतर घुस गया और बाकी स्टोन क्रोज भी। टिरियन ने पुकारा, जले हुए लोग, मून ब्रदर्स, मेरे पीछे। लेकिन ज्यादातर उससे आगे थे। तीरों की एक और बौछार गिरी, स्टार्क और लैनिस्टर दोनों पर। टिरियन ने अपनी ढाल उठाई और नीचे झुक गया। ढाल दीवार बिखर रही थी। शागा ने एक भालाधारी को सीने में मारा। कुल्हाड़ी उसकी जंजीर, चमड़ा, मांस और फेफड़ों को चीरते हुए भीतर घुस गई। वह मरा हुआ आदमी उसके साथ लटकता रहा जब तक वह हड्डियों सा लुढ़ककर नीचे नहीं गिरा। अब दुश्मन टिरियन के चारों ओर था। उसने एक भाला झटका, अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और एक आदमी को कुचल दिया। ब्रॉन 3 आदमियों में घिरा था, लेकिन उसने एक के भाले का सिर उड़ाया और दूसरे के चेहरे को चीर दिया। एक भाला टिरियन की ढाल में आ लगा। उसने वार करने वाले पर हमला किया, कुल्हाड़ी से उसकी ढाल चीरते हुए। आदमी गिर पड़ा और टिरियन ने अगली लपक में दूसरे आदमी को मार गिराया। फिर उसने देखा कि वह नदी से दूर हो गया है। तभी एक जला हुआ आदमी गुजरा, पेट में भाला आर पार। एक उत्तरी सैनिक ने उसकी लगाम पकड़ने की कोशिश की तो टिरियन ने हमला किया। उसके सामने एक लंबा, दुबला आदमी था जिसने चेनमेल पहना था, पर उसका हेलमेट खो गया था और माथे से खून बह रहा था। टिरियन ने वार किया, पर उसने रोक लिया। बौने, वह चीखा, मर। दोनों के घोड़े गोल गोल घूमते रहे, वार पर वार। टिरियन ने महसूस किया कि वह उससे तेज और ताकतवर है। मर, वह गरजा और टिरियन की ढाल को चूर चूर कर दिया। उसने टिरियन के कनपटी पर जोरदार वार किया, लेकिन तभी टिरियन के घोड़े ने उसके गाल पर काट लिया। आदमी चीखा और टिरियन ने उसकी खोपड़ी में कुल्हाड़ी घोंप दी। तू मर, टिरियन ने कहा और वह मर गया। तभी किसी ने चिल्लाया, एडर्ड। एडर्ड और विंटरफेल के लिए। एक शूरवीर सुबतारे जैसे नुकीले हथियार को घुमाते हुए उस पर टूट पड़ा। घोड़े टकराए और टिरियन की कोहनी में दर्द फट पड़ा, हथियार हाथ से छूट गया। वह तलवार खींचने ही वाला था कि हथियार फिर घूमकर उसके चेहरे पर आया, धमाक, और वह गिर पड़ा। आंख खोलने पर बस आकाश दिखा। दर्द के बीच उसने उठने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से वह शूरवीर गरजा, टिरियन द इम्प, अब तू मेरा है। क्या तू हार मानता है, लैनिस्टर? हाँ, टिरियन ने सोचा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। गले से सिर्फ एक खरखराहट निकली और वह घुटनों के बल उठने की कोशिश करने लगा, किसी हथियार की तलाश में टटोलते हुए, तलवार, खंजर, कुछ भी। क्या तुम आत्मसमर्पण करते हो? बख्तरबंद युद्ध घोड़े पर सवार वह शूरवीर उसके ऊपर मंडरा रहा था।
आदमी और घोड़ा दोनों ही उसे विशाल लग रहे थे। शूल वाला गोला आलस से गोल गोल घूम रहा था। टिरियन के हाथ सुन्न हो चुके थे, आंखें धुंधला रही थीं, म्यान खाली थी। समर्पण करो या मरो, शूरवीर ने कहा और उसका गदा और तेजी से घूमने लगा। टिरियन लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ और उसने अपना सिर घोड़े के पेट में दे मारा। घोड़े ने एक भयानक चीख मारी और पीछे की तरफ उछल गया। दर्द से तड़पते हुए वह मरोड़ने लगा और तभी खून और अंदरूनी अंगों की बौछार टिरियन के चेहरे पर आ गिरी। अगले ही पल घोड़ा बर्फीले पहाड़ की तरह गिर पड़ा। टिरियन का चेहरा मिट्टी में धंस गया और कुछ उसके पैर को दबा रहा था। किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया। गला इतना सूखा था कि बोलना मुश्किल था। समर्पण, वह बमुश्किल फुसफुसा पाया। हाँ, दर्द से भारी एक आवाज आई। टिरियन ने अपने हेलमेट से कीचड़ हटाई। घोड़ा अब उसके ऊपर नहीं बल्कि अपने सवार पर गिरा था। शूरवीर की टांग फंसी हुई थी और गिरते समय बचाने के लिए बढ़ाया हाथ अजीब सा मुड़ गया था। समर्पण करो, टिरियन ने दोहराया। घायल शूरवीर ने एक हाथ से तलवार निकाली और टिरियन के पैरों में फेंक दी। मैं समर्पण करता हूं, मेरे स्वामी। सिर चकरा रहा था, फिर भी बौना घुटनों के बल बैठा और तलवार उठा ली। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, कोहनी में दर्द की हथौड़े जैसी चोट लगी। युद्ध का रुख अब उससे दूर जा चुका था। उसके हिस्से में बस लाशें ही बची थी। कौवे उतरकर खाने में जुट चुके थे। उसने देखा कि शेर केवन अपने पाइकधारियों को आगे लाकर दुश्मन को पहाड़ियों की तरफ धकेल रहा था। वहां ढालों और भालों की दीवारें भिड़ी थीं और हवा फिर से तीरों से भर गई थी। मेरा मानना है कि तुम हार रहे हो, शेर, उसने घोड़े के नीचे दबे शूरवीर से कहा। कोई जवाब नहीं आया। पीछे से आते घोड़ों की टाप सुनकर टिरियन मुड़ा। हालांकि कोहनी के दर्द के कारण तलवार उठाना भी मुश्किल था। ब्रॉन ने घोड़ा रोककर उसकी ओर देखा। तुमसे तो कोई खास मदद नहीं मिली, टिरियन ने कहा। लगता है तुमने खुद ही ठीक कर लिया, ब्रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे हेलमेट का कांटा गायब है। टिरियन ने सिर टटोला। कांटा सचमुच टूट चुका था। गायब नहीं हुआ, मुझे पता है वो कहाँ है। मेरा घोड़ा दिखा। घोड़ा मिलते मिलते ही फिर से तुरही बजी और लॉर्ड टाइविन की रिजर्व सेना नदी के किनारे से बढ़ी। टिरियन ने पिताजी को लाल सुनहरे लैनिस्टर ध्वज के नीचे घोड़े पर गरजते हुए देखा। 500 शूरवीरों की चमचमाती लांसें उनके चारों ओर थीं। स्टार्क की बची हुई पंक्तियां उनकी टक्कर से कांच की तरह बिखर गईं। कोहनी सूझ चुकी थी, इसलिए टिरियन ने हत्याकांड में हिस्सा नहीं लिया। वह और ब्रॉन अपने आदमियों की खोज में निकले। कई लाशों में मिले उल्फ, जिसके हाथ की कोहनी से नीचे कुछ नहीं था, और दर्जनों मून ब्रदर्स उसके आसपास मरे पड़े थे। शैगा एक पेड़ के नीचे बैठा था, गोला बारूद से छलनी। कौन का सिर उसकी गोद में था। उन्होंने कौन, कोराट का बेटा, मार डाला, शैगा ने आंखें खोलकर कहा। कौन के सीने पर सिर्फ लाल दाग था, जहां भाले की नोक घुसी थी। ब्रॉन ने शैगा को उठाया तो उसे पहली बार अपने शरीर में धंसे तीर महसूस हुए। वह गालियां बकते हुए उन्हें निकालने लगा और हर तीर पर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे बच्चा रोता है। चेला 4 कटे कान दिखाती आई और तिमेट को वे मरे हुए दुश्मनों की लूट में जुटा पाए। 300 बीलों के योद्धाओं में से शायद आधे ही बचे थे। टिरियन ने ब्रॉन को अपने बंदी शूरवीर को संभालने भेजा और खुद पिताजी को खोजने चला गया। लॉर्ड टाइविन नदी किनारे जाम में शराब पी रहे थे, जबकि स्क्वायर उनका कवच उतार रहा था। आपके जंगली लोग अच्छा लड़े, शेर केवन ने मुस्कुरा कर कहा। पिताजी की ठंडी हरी और सुनहरी आंखें टिरियन पर थी। क्या यह आपको हैरान कर गया, पिताजी? क्या इससे आपकी योजना बिगड़ गई? हमें तो मरना था, है ना? लॉर्ड टाइविन ने बिना भाव बदले कहा। हाँ, मैंने सबसे अनुशासनहीन लोगों को बाईं ओर रखा था। सोचा था वो टूटेंगे और रॉब स्टार्क,
जो एक नासमझ लड़का है उस खाली जगह में कूद पड़ेगा। तब केवन के पाइकधारी उसे घेर लेंगे और मैं रिजर्व से हमला करूंगा। और आपने मुझे इस कत्लेआम के बीच रखा, लेकिन योजना बताना जरूरी नहीं समझा। झूठा पलायन तभी सफल होता है जब सबको असली लगे, पिताजी ने ठंडे स्वर में कहा, और मैं अपनी योजना ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपता जो भाड़े के सैनिकों और जंगली लोगों से मेलजोल रखता हो। अफसोस कि मेरे जंगली लोगों ने आपका नृत्य बिगाड़ दिया, टिरियन ने दस्ताना उतार फेंका, दर्द से कराहते हुए। स्टार्क लड़का जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा सतर्क निकला, लेकिन जीत तो जीत है। तुम घायल लग रहे हो। आपकी नजर आखिर पड़ ही गई, पिताजी, टिरियन ने दांत भींचते हुए कहा। क्या मैं आपके मास्टर को बुलाने का कष्ट कर सकता हूं, या फिर आप एक हाथ वाले बौने बेटे को पसंद करेंगे? इसी बीच लॉर्ड टाइविन की पुकार ने उनका ध्यान खींचा। सेर एडम मारब्रांड ने घोड़े से छलांग लगाई। वह ताबे जैसे बालों वाला लंबा आदमी था, जली हुई कौन से बख्तर में सीने पर अपने घर का काला ज्वलंत वृक्ष खुदा हुआ था। मेरे स्वामी, हमने उनके कुछ सरदारों को पकड़ लिया है। लॉर्ड सर्विन, सेर वाइलिस मैंडरली, हैरियन कारस्टार्क, 4 फ्रे। लॉर्ड हॉर्नवुड मारा गया और मुझे डर है कि रूस बोल्टन बच निकला। और लड़का? लॉर्ड टाइविन ने पूछा। स्टार्क लड़का उनके साथ नहीं था, मेरे स्वामी। कहते हैं वह जुड़वा पुल पार कर ज्यादातर घुड़सवारों के साथ रिवरन की ओर निकल गया। एक हरा भरा लड़का, टिरियन ने सोचा, बहादुरी ज्यादा, समझदारी कम। वह हंसता, अगर दर्द इतना न होता। अब सवाल यह है कि टिरियन के पिताजी यानी टाइविन लेनिस्टर ने सच में उसे बलिदान करने की योजना बनाई थी, या यह सिर्फ युद्ध नीति का हिस्सा था? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगला एपिसोड मिस न करें।